हाय गाइस, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं आपका एजुकेटर दिव्य और आप सबका स्वागत है विजुअल नेक्सस बायोलॉजी में। तो जैसे कि मैंने आप सबको कहा था कि हम एम्स एक्सप्रेस नाम से एक सीरीज शुरू करने वाले हैं। आज उसका हम पहला लेक्चर देने वाले हैं आप सब लोग को। तो ये जो पहला लेक्चर है वो हमने बनाया जेनेटिक्स पे। और हम सब जानते हैं कि जो जेनेटिक्स है वो हमारे नीट के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। ऑलमोस्ट अगर हम बात करें तो वो हमारे 18% से 20% जो भी पोर्शन है क्वेश्चन का वो एग्जाम में कवर करता है। तो आज हम बात करने वाले जेनेटिक्स की कि जेनेटिक्स की प्रिंसिपल्स क्या है, उनका एरेंज क्या है। और ये सभी चीज़ें मैंने दो जगह से लिए, एक तो आपके एनसीईआरटी से, ठीक है, और दूसरी आपकी मैंने लिए यहाँ के नीट के सिलेबस से। जो भी आपका नीट का सिलेबस है स्पेसिफिकली फॉर द जेनेटिक्स, वो भी यहाँ पे मैंने सब कुछ कवर किया है। बाकी जो मोलिकुलर बायोलॉजी के जो भी टॉपिक्स है जैसे कि डीएनए, आरएनए, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डील करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले जेनेटिक्स की, ठीक है। उससे पहले, ठीक है, हम बात करने वाले जेनेटिक्स की में हम मेंडल्स के लॉ से शुरू करेंगे। जनरली अगर हम बात करें तो मेंडल्स के 3 लॉ थे, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। देखिए, जो भी हमारे मेंडल साहब थे, जिसका पूरा नाम था जॉर्ज मेंडल, ठीक है, जॉर्ज मेंडल। उन्होंने 18th सेंचुरी में, 19th सेंचुरी में जो भी आपकी रूल्स थे वो आप हमें दिए थे, जेनेटिक्स के रूल्स, ठीक है, जिन्हें हम कहते हैं लॉ ऑफ जेनेटिक्स। लॉ ऑफ जेनेटिक्स, जिसकी वजह से उन्हें हम कहते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स। बेसिकली उन्होंने 3 रूल दिए थे। पहला जो रूल है वो है लॉ ऑफ, 3 लॉ दिए थे। पहला है लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकंड लॉ है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और हमारा थर्ड लॉ है लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इंडिपेंडेंट एशोरमेंट। ठीक है। तो बेसिकली कुछ साल पहले ही लॉ ऑफ डोमिनेंस को उन्होंने खारिज कर दिया और उन्होंने बता दिया कि अब ये सिर्फ एक हाइपोथेसिस है। तो बेसिकली अब हमें दो ही लॉ पढ़ने, एक है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और दूसरा है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ एशोरमेंट। जनरली लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हमें देखने को मिलता है मोनोहाइब्रिड में, और जो इंडिपेंडेंट एशोरमेंट है वो हमें देखने को मिलता है डाईहाइब्रिड और ट्राईहाइब्रिड में। डाईहाइब्रिड और ट्राईहाइब्रिड, ठीक है। तो इसके बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। देखिए, लॉ ऑफ मेंडल्स के लॉ क्या कहते हैं इनहेरिटेंस के। पहला तो जो लॉ हम कहते हैं, क्योंकि डोमिनेंस को तो उन्होंने हाइपोथेसिस सब करार दे दिया है, उन्हें खारिज कर दिया है। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है वो बेसिकली जैसे कि हमने कहा मोनोहाइब्रिड के लिए, ठीक है। तो जो भी यहाँ पे सेपरेट हो गए वो स्पेसिफिकली सेपरेट हो गए एल एल सेपरेट रेंडमली ड्यूरिंग गेमेट फॉर्मेशन। अ गेमेट रिसीव्स ओनली वन एल फ्रॉम वन पेयर एंड इंश्योरिंग अ जेनेटिक प्योरिटी। मान लीजिए कि अगर ये चीज होती है, जो होती है हमारे यहाँ पे मियोसिस में, ठीक है। मियोसिस में क्यों होती है कि मान लीजिए अगर हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें तो वहां पे मेल की तरफ से जो भी डोनेट होता है वो होता है स्पर्म, ठीक है, और फीमेल की तरफ से जो भी डोनेट होता है उसे हम कहते हैं एग। अगर एग और स्पर्म हैप्लॉइड है तभी जाके हम डाइप्लॉइड ऑर्गेनिज्म बना पाएंगे। तो यहाँ पे सेपरेशन होती है एल के। देखिए, एल और जिन क्या होते हैं उसके बारे में भी अगर हमें जानना है तो पहले मैं आपको ये क्लेरिफाई कर देता हूँ कि एल और जिन के बीच में क्या डिफरेंस होता है। कई लोगों को, शायद कई स्टूडेंट को उसमें भी कंफ्यूजन है। देखिए, जिन क्या होते हैं और एल क्या होती है। एल इज द फॉर्म ऑफ जीन, ठीक है। एल इज द फॉर्म ऑफ जीन। एल एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि जीन का फॉर्म ही है। मान लीजिए कि यहाँ पे हमने दो क्रोमोसोम, हम क्रोमोसोम बना लेते हैं एक, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो ए है
डोमिनेंट, और यहाँ पर जो ए है वो रिसेसिव है, यानी कि यहाँ पर कैपिटल है, यहाँ पर स्मॉल है। तो ये जो भी जीन है पूरे के पूरा, उसका ये एक एल फॉर्म है, ठीक है। तो जब भी हम बात करते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की, तो जब भी सेग्रीगेशन होगा वो सेग्रीगेशन यहाँ से होगा, ये एक जगह पे जाएगा और ये दूसरी जगह पे जाएगा। जब भी हम मियोसिस की बात करते हैं, ठीक है, सेग्रीगेशन कैसे होगा कि जो ये पूरे के पूरा जो हमारा क्रोमोसोम है, ठीक है, उस क्रोमोसोम को, मतलब कि जो एक क्रोमोसोम का पेयर है जहाँ पे दो सिस्टर क्रोमेटिड होती है, और एक एक सिस्टर क्रोमेटिड में हमें एक एक जो भी एलेल होते हैं वो मिलते हैं, जो कि जिनके फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे हो सकती है। देखिए, जो भी एलेल होता है वो डिफरेंट लोकेशन में है तो वो एलेल ही है, यहाँ पे बी हो गया। पर अगर यहाँ पे एक ए है, उसके सामने सेम पोजीशन पे, सेम पोजीशन को हम लोकी ही बोलते हैं, लोकाई बोलते हैं उसे हम क्रोमोसोम में, ठीक है। अगर हम लोकाई यानी कि लोकेशन की बात करें, अगर ए के सामने यहाँ पर ए है और यहाँ पे दूसरे क्रोमोसोम में यहाँ पर भी ए है, जो कि यहाँ पे अगर कैपिटल होगा तो यहाँ पे रिसेसिव होगा, मतलब कि स्मॉल होगा। तो अगर यहाँ पे ए है और उसके सेमी लोकस पे उसे हम बोलते ए है, तो ये एल होगा। पर अगर यहाँ पे ए है और यहाँ पे डिफरेंट लोकेशन पे सेम ही क्रोमोसोम के डिफरेंट लोकेशन में अगर ये है, तो इन दोनों को हम बोलेंगे जीन, ठीक है। और इसे हम बोलेंगे एल क्यों? क्योंकि ये सेमी लोकेशन पे है बट डिफरेंट फॉर्म में है। एल ये जीन का फॉर्म ही होता है, दूसरा कुछ भी नहीं होता है। एल और जीन के बीच में यही डिफरेंस है कि एल इज अ फॉर्म ऑफ जीन, ठीक है, वो कुछ अलग चीज़ नहीं है। कई स्टूडेंट को इसमें कन्फ्यूजन रहती है, तो ये मैं आपको बता देता हूँ। बाकी अगर डिफरेंट लोकेशन पे है तो उसे हम जीन बोलेंगे, अगर सेमी लोकेशन पे तो उसे हम एल बोलेंगे इन द होमोलोगस क्रोमोसोम, सॉरी इन द सिस्टर क्रोमेटिड, ठीक है। एक ही क्रोमोसोम की अगर हम बात करते हैं, अगर एक ही क्रोमोसोम पे वो सामने सामने सिस्टर क्रोमेटिड में सेम लोकेशन पे है तो उन्हें हम एल बोलेंगे, अगर डिफरेंट लोकेशन पे एक ही क्रोमोसोम पे है तो उन्हें हम जीन बोलेंगे। तो यहाँ पे जो सेपरेशन होगा, जो हमारा सेकंड लॉ या फिर फर्स्ट लॉ भी हम, जो सेकंड लॉ है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पे, वहाँ पे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में जो भी सेपरेशन होगा वो एल का सेपरेशन होगा। एक जगह पे ए जाएगा और दूसरी जगह पे ए जाएगा। इसकी वजह से ये दोनों चीज़ मेल और फीमेल में जाएगी या फिर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, और वो डायहाइब्रिड बनाएगी, ठीक है। इसे कहते हैं हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। दूसरी बात हम करते हैं दूसरे लॉ की, जो है इंडिपेंडेंट असाइनमेंट। यहाँ पे जनरली बात होती है सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम, सॉरी सेपरेशन ऑफ जीन, क्योंकि हमने यहाँ पे बात की थी डायहाइब्रिड और क्या बोलते हैं ट्राईहाइब्रिड की बात की थी, जबकि हमने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में मोनोहाइब्रिड की बात की थी। मान लीजिए कि मोनोहाइब्रिड है, मतलब क्रोमोसोम ही एक है, तो सीधी सी बात है कि वहाँ पे जो सेपरेशन होगा वो एल का होगा। और यहाँ पर अगर क्रोमोसोम एक से ज़्यादा है, डायहाइब्रिड है या ट्राईहाइब्रिड है, तो वहाँ पे जो सेपरेशन होगा वो जीन का होगा, ठीक है। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी आई थिंक। और मैं आपको यहाँ पे जो भी हमें टेबल बनाना हमें आता है ये जेनेटिक रेशियो से, अगर हमें नहीं आता तो मैं आपको और भी एक अच्छे से एग्जाम्पल से समझाता हूँ, जो भी मेंडल का एग्जाम्पल है। देखिए, मेंडल ने हमें जो भी एक्सपेरिमेंट मेंडल ने किया था वो पी प्लांट किया था, ठीक है। तो उन्होंने कुछ रूल्स मतलब बात की थी कि भाई जो भी अगर हम बात करें तो डोमिनेंट कौन सा है और रिसेसिव कौन सा है। तो एक हाइट की बात हो गई, जो टॉल और ड्वार्फ होगी, ठीक है। फिर फ्लावर कलर की बात हो गई, जो कि पर्पल डोमिनेंट है, और वाइट जो कि फ्लावर कलर है वो रिसेसिव है। फिर बात हो गई सीड की, तो सीड शेप जो कि राउंड है वो डोमिनेंट है, और जो कि रिंकल है वो रिसेसिव है, ठीक है। फिर अगर बात हो गई ये सीड शेप की बात हो गई, अगर हम बात करें दूसरी जैसे कि फ्लावर के अगर लोकेशन की बात होगी तो एक्सियल है, ठीक है, तो वो क्या होगा डोमिनेंट है। और अगर दूसरी लोकेशन की हम बात करें पेरेनियल की, तो वो कहाँ पे है, रिसेसिव में है। तो ऐसी सभी अलग अलग उन्होंने 8 कैरेक्टर को लिया था, 7 कैरेक्टर को लिया था, माफ़ कीजिएगा, उस 7 कैरेक्टर पे उन्होंने काम किया था। तो अगर हम इसकी बात करें तो जैसे कि मान लीजिए कि हम टॉल हाइट की बात करें कि टॉल हाइट भी हो और पर्पल फ्लावर भी हो, तो मान लीजिए कि हमने यहाँ पे लिखा कि ये पेरेंट 1 है, ठीक है, इनका क्रॉस करवाते हैं पेरेंट 2 से। पेरेंट 1 में है टॉल हाइट और पर्पल फ्लावर, तो पर्पल फ्लावर को हम पी से ही डिनोट करें। और यहाँ पे है ड्वार्फ हाइट
और वाइट फ्लावर। तो इन दोनों का सेग्रीगेशन कैसे होगा? सेग्रीगेशन यहाँ पे टीपी और यहाँ पे टीपी से होगा। तो इन दोनों को अगर हम मिलाते हैं तो क्या चीज़ बनेगी, समझ रहे हो आप? टीपी और टीपी होगा। मतलब क्या होगा कि ये जो प्लांट हमें मिलेगा, जो भी ऑफस्प्रिंग हमें मिलेगा, फिलियल जनरेशन, वो हमें मिलने वाला है टॉल हाइट और पर्पल फ्लावर। ठीक है, वो क्योंकि यहाँ पे जो पर्पल फ्लावर और हाइट के लिए जो भी हमारा जीन है वो है डोमिनेंट, और यहाँ पे डोमिनेंट ही अपना जो भी कैरेक्टर है, फिनोटाइपिक कैरेक्टर, वो शो करने वाला है। ठीक है, अगर हम दूसरी बात करें मेंडल को छोड़ के, कि भाई मेंडल के अलावा भी जो कुछ चीज़ आई थी, जो भी हम मान सकते हैं कि जो कुछ चीज़ होती है अलग अलग जेनेटिक्स में, उसकी हम बात करें तो एक है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब क्या है कि दोनों डोमिनेंट, मतलब कि दोनों अपना जो कैरेक्टर है वो शो कर रहे हैं। ठीक है, तो उसकी बात करते हैं, मान लीजिए कि रेड फ्लावर है आर आर, उसका अगर हम क्रॉस करवाते हैं स्मॉल आर आर वाइट से, तो हमें जो भी ऑप्शन मिल रहा है वो स्मॉल आर और कैपिटल आर मिल रहा है। अगर हम मेंडल के लॉ के हिसाब से चले तो कैपिटल आर और स्मॉल आर जो की चीज़ है वो हमें मिलना चाहिए रेड फ्लावर, क्योंकि यहाँ पे जो कैपिटल आर है वो डोमिनेंट है। ठीक है, बट ये मेंडल के जो भी लॉ है उन्हें फॉलो नहीं करते, डजंट फॉलो द मेंडल्स लॉ। इसकी वजह से इन्हें हम कह रहे हैं कि ये जो भी चीज़ है वो इंटरमीडिएट फिनोटाइप की बात हो रही है यहाँ पे, जो मेंडल के लॉ को फॉलो नहीं करते। देखिए एक्सेप्शन सभी जगह पे होते हैं, ऐसा नहीं कि जो भी मेंडल ने लॉ सभी दे दिए वही लॉ को चल के पूरा जेनेटिक्स चलेगा, ऐसे नहीं। एक्सेप्शंस कई जगह पे होते हैं और एक्सेप्शंस मैं आपको आगे भी दिखाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे हम थोड़ी और जेनेटिक्स की डेप्थ में थोड़ी बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए जेनेटिक्स की अगर हम बात करने चले तो जेनेटिक्स में कुछ चीज़ें होती है कि जनरली अगर हम बात करते हैं तो जो जीनोटाइप होता है, एक सॉरी, ठीक है, जो जीनोटाइप होता है वो ऐसे ही फिनोटाइप में कन्वर्ट नहीं होता, उसके साथ मिलके आता है एनवायरनमेंट। ठीक है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो मिलता है उसे हम कहते हैं फिनोटाइप। तो जब भी हम जीनोटाइप और एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो एनवायरनमेंट और जीनोटाइप का मतलब क्या है? मान लीजिए, ठीक है, कि यहाँ पर हम किसी प्लांट की बात करते हैं, प्लांट ए हो गया और प्लांट बी हो गया। प्लांट ए का जीनोटाइप्स जो है कैपिटल टी, और प्लांट बी का भी जीनोटाइप्स है कैपिटल टी। बट प्लांट ए को और प्लांट बी दोनों ही सेम स्पीसीज के प्लांट है, पर उन्हें अगर अपना ग्रो करवाना, एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल की मैं आपको बात कराऊंगा आपको समझाने के लिए, कि अगर उन्हें ग्रो करना है तो उन्हें चाहिए 50 ml ऑफ वाटर। ठीक है, बट प्लांट बी को मिल रहा है 30 ml। तो जो की हाइट होने वाली है प्लांट ए की वो होने वाली है टॉल, और जो हाइट होने वाली है प्लांट बी की वो होने वाली है ड्वार्फ। तो यहाँ पे जिन ने तो पूरी तरीके से एक्सप्रेस किया अपने आप को, पर जो एनवायरनमेंट था वो एनवायरनमेंट उसके सपोर्ट में नहीं था। उस एनवायरनमेंट से उससे जो भी न्यूट्रिशन या फिर जो भी चीज़ उन्हें चाहिए थी, जो भी सपोर्ट उन्हें चाहिए था वो नहीं मिला। इसलिए जो उनके जीनोटाइप्स थे वो पूरी तरीके से अपने आप को जो हम कहते हैं कि एक्सप्रेस नहीं कर पाए। इसकी वजह से जो यहाँ पे क्या हुआ कि जो एक्चुअल में उसकी हाइट होने वाली थी जीनोटाइप की अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो टॉल होने वाली थी, वो ड्वार्फ मिली। तो इससे हम कहते हैं कि जब भी हम बात करते हैं जेनेटिक्स के, जेनेटिक्स का मतलब यही नहीं कि जो जीनोटाइप है वही सिर्फ आपको प्रेजेंट करके जो फिनोटिपिक एक्सप्रेशन है या फिर जो फिनोटिपिक अपीयरेंस है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का वो दिखाएगा, उसमें एनवायरनमेंट का रोल होता ही है। ठीक है, इसे ही हम कहते हैं जीनेटिक्स। तो जीनेटिक्स में अगर हम बात करें तो जीनोटाइप प्लस एनवायरनमेंट से जो भी आपको फिजिकल अपीयरेंस दिखाई देता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, उन्हें हम कहते हैं फिनोटाइप। तो यहाँ पर ये एक मुझे जो भी कॉन्सेप्ट है वो आपके साथ डील करना था। दूसरी हम बात करते हैं, देखिए, कोडोमिनेंस की। तो कोडोमिनेंस की बात हम सब ने की, हम सब जानते हैं कि हम सब में एक ब्लड ग्रुप की बात होती है कि कई लोगों में ए
ब्लड ग्रुप होता है पॉजिटिव, कई में ए होता है नेगेटिव, कई में होता है बी पॉजिटिव एंड बी नेगेटिव, कई में होता है ओ पॉजिटिव एंड ओ नेगेटिव, और कई में होता है ए बी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो अगर यहाँ पे हम थोड़ा साइंस समझे और बी की, तो यहाँ पे एंटीबॉडी और एंटीजन का एक जो हम कहते हैं खेल आता है समझ में। जहाँ तक हम बात करते हैं, अगर आप ए जो भी ब्लड ग्रुप वाले हैं उन्हें अगर आप बी ग्रुप का, बी ब्लड ग्रुप का अगर आप उन्हें ब्लड डोनेट करते हैं या फिर उन्हें आप ब्लड सप्लाई करवाते हैं तो वो नहीं चलेगा, ठीक है। और बी वालों को ए का नहीं चलेगा, ए को ए का ही चाहिए और बी का बी का ही चाहिए। उसका रीजन होता है एक साइंस से, जो कि एंटीजन और एंटीबॉडी का, और एंटीबॉडी का, ठीक है। बट इस केस में अगर हम बात करें तो जो भी यहाँ पे एल है, ये देखिए आई ए और आई बी, ए बी में कोडोमिनेंस दिखा रहे हैं। जो ए बी ब्लड ग्रुप हम बोलते हैं, कई लोगों के पास वो ए बी ब्लड ग्रुप होते हैं, और हम सबको बताए कि जो ए बी ब्लड ग्रुप और ओ ब्लड ग्रुप के बारे में हम बोलते हैं कि भाई एक है वो यूनिवर्सल डोनर है और एक है वो यूनिवर्सल रिसीवर है। क्यों? जहाँ पे ए बी ब्लड ग्रुप की अगर हम बात करें, ठीक है, तो जो ओ ब्लड ग्रुप है यो यूनिवर्सल डोनर है। एम आई राइट और रॉन्ग? और जो भी ए बी ब्लड ग्रुप है वो क्या है? वो यूनिवर्सल रिसीवर है। अगर ए बी ब्लड ग्रुप वाले किसी भी पर्सन को अगर आप ए बी या फिर ओ किसी का भी ब्लड ग्रुप अगर आप उसे डोनेट करते हैं तो वो उसे रिसीव करेगा, उससे वो जो भी उसका मैकेनिज्म है बॉडी का वो चलने लगेगा। और ओ का ब्लड ग्रुप क्या है कि हो सकता है, क्योंकि जो ओ है, ठीक है, ओ में किसी भी तरह का एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता, और जो ए बी है उसमें क्या होता है, तो उसमें कोई भी जो है एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होती, मतलब कि दोनों की होती है। तो इससे क्या होता है कि जब आप ये चीज़ किसी को दोगे तो वहाँ मतलब कि ब्लड ग्रुप डोनेट करोगे तो कोई भी ब्लड ग्रुप हो गया, मान लीजिए ए बी और ए बी, उसके जो भी एंटीबॉडी होंगे वो इस ब्लड को कभी भी रिपल नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ से कोई एंटीजन आ ही नहीं रहा है, क्योंकि एंटीजन है ही नहीं, ठीक है। तो वो उसे रिपल नहीं करेंगे और उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। जबकि बात आती है एंटीबॉडी की, तो यहाँ से अगर कोई भी, या फिर ओ की हम बात करें, ठीक है, यहाँ से कोई भी ब्लड जा रहा है, ठीक है, तो ये उस सभी चीज़ को एक्सेप्ट करेगी, क्योंकि उसके पास एंटीबॉडी नहीं है जो कि वो एंटीजन को रिपल कर सके। हालांकि ओ के पास तो एंटीजन ही नहीं है, पर जो ए और बी के पास जो एंटीजन है उसे वो रिपल कौन करेगा? एंटीजन को रिपल करते हैं एंटीबॉडी, ठीक है। तो वो एंटीबॉडी नहीं है तो रिपल नहीं करेगी। तो जो ए बी है वो यूनिवर्सल रिसीवर है, सभी का ब्लड ग्रुप को रिसीव करेगी, और जबकि ओ है वो यूनिवर्सल डोनर है। तो यही भी एक चीज़ है जो कि हमें यहाँ पे कोडोमिनेंस में हमें दिखाई देती है। तो ये भी एक एक्सेप्शनल है जो कि मेंडल्स के लॉ को फॉलो नहीं करते। मेंडल्स ये कहते हैं कि या तो वो डोमिनेट हो गए या तो वो रिसेसिव हो गए, पर यहाँ तो कोडोमिनेंस शो हो रहा है। और तीसरी चीज़ हम कहते हैं कि जो बात करते हैं कोडोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, और दूसरी मास्किंग इफेक्ट की बात आती है। पर जनरली मास्किंग इफेक्ट आपके सिलेबस में नहीं है तो मैं उस चीज़ को डील नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे बात आती है प्लियोट्रोपी और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की। देखिए, प्लियोट्रोपी और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, उस दोनों में सभी स्टूडेंट को कन्फ्यूजन रहती है, क्योंकि वो वर्ड कई लोगों को सिमिलर एक्चुअल में नहीं है पर उसका मीनिंग सिमिलर लगने लगता है, ठीक है। देखिए, यहाँ पे हम बात अगर करें तो प्लियोट्रोपी का मीनिंग क्या है? तो प्लियोट्रोपी इज अ सिंगल प्लियोट्रोपिक जीन। एक जीन जो हो गया वो मेनी टाइप्स, यानी कि सब कई ज़्यादा जो भी नंबर ऑफ है उन फिनोटाइप को वो एक्सप्रेस कर सकता है या फिर अफेक्ट कर सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि जो भी एक फिनाइल कीटो, ठीक है, फिनाइल कीटोन्यूरिया है PKU,
उसका जो म्यूटेटेड फॉर्म है वो है फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेस। वो फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेस सिर्फ एक ही जीन में म्यूटेट हुआ है, फिर भी वो देखिए 3 जो भी हमारे फिजिकल फिनोटिपिक एक्सप्रेशन है उसे अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, एक मेंटल रिटार्डेशन करवा रहा है, एक रिड्यूस्ड हेयर पिगमेंटेशन करवा रहा है और एक रिड्यूस स्किन पिगमेंटेशन करवा रहा है। हालांकि जीन एक ही है पर वो इफेक्ट कर रहा है नंबर ऑफ फिनोटिपिक एक्सप्रेशन में। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक जीन आ गया, वन जीन, ठीक है, वो अफेक्ट करता है आपको पोली यानी कि ज्यादा मेनी फिनोटिपिक एक्सप्रेशन में, फिनोटिपिक एक्सप्रेशन, तो उन्हें हम कहते हैं कि प्लियोट्रोपी है। ठीक है, और यहाँ की हम एक एग्जाम की हम बात करते हैं, जो भी नीट है वहाँ पे आपको ट्रैप भी कर सकते हैं, जो भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि डू नॉट कंफ्यूज इन द प्लियोट्रोपी एंड द पॉलीजेनिक। देखिए पॉलीजेनिक बात की मेनी जीन वन ट्रेट, अगर हम फिनोटिपिक एक्सप्रेशन की बात, अगर ट्रेट की बात कर सकते हैं, ठीक है, उसको भी ठीक है मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझा लेता हूँ। देखिए जो भी हम बात करते हैं, मान लीजिए कि प्लियोट्रोपिक, और यहाँ पे बात करिए पॉलीजेनिक, पॉलीजेनिक, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि एक जीन होगा वो मेनी ट्रेट को गवर्न करेगा। जबकि पॉलीजेनिक में उल्टा होगा, इसे पूरा ऑपोजिट, मेनी जीन गवर्न वन ट्रेट। इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत सारे जीन आपको चाहिए एक किसी ट्रेट को गवर्न करने के लिए। गवर्न ट्रेट, एक ट्रेट का मतलब एक कैरेक्टर को, ठीक है, एक कैरेक्टर के लिए आपको अगर ज्यादा जीन चाहिए तो उसको हम पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस बोलेंगे। अगर एक जीन से आप बहुत सारे ट्रेट को गवर्न कर पा रहे हो, कंट्रोल कर पा रहे हो, तो उसे हम प्लियोट्रोपिक बोलेंगे। तो इन दोनों के बीच में वही डिफरेंस है। ठीक है, प्लियोट्रोपिक और क्या है, पॉलीजेनिक क्या है। और देखिए यहाँ पे आपको नाम से भी पता चल रहा है कि जो भी पॉली का मतलब क्या है, मेनी, तो मेनी जीन चाहिए एक ट्रेट को गवर्न करने के लिए, और अगर एक जीन से मेनी ट्रेट गवर्न हो रहे हैं तो उसे हम प्लियोट्रोपिक बोलेंगे। तो ये एक दूसरे को ऑपोजिट है। ठीक है, हम अब बात करते हैं एडिटिव ग्रेडियंट पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की, जो भी मैंने अभी आपको बताया पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस और एडिटिव ग्रेडियंट की हम बात करते हैं। ट्रेट्स दैट आर नॉट स्ट्रिक्टली बाइनरी बट occur across the continuous gradient controlled by 3 or more genes where the effect of allele is the purely additive or recessive allele। ठीक है, इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। देखिए यहाँ पे हम ग्रिम्स ट्रायंगल का यूज करेंगे, जो जनरली मैथ्स के स्टूडेंट करते हैं, पर हम यहाँ पे इस पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के लिए करेंगे। देखिए ग्रिम्स ट्रायंगल क्या कहता है, ग्रिम्स ट्रायंगल। देखिए पहले इसे आप किस तरीके से इस चीज को रिमेम्बर करेंगे, मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। मान लीजिए कि यहाँ पे आपने क्या लिखा, एक, ठीक है, और यहाँ पे आपने एक लिखा, तो इससे क्या हमें करना है, हमें यहाँ पे एक लिखना है, फिर इस दोनों का प्लस करके 2 लिखना है, और फिर से एक लिखना है, फिर से हमें एक लिखना है, फिर इस दोनों का प्लस करना है मतलब कि 3, फिर इन दोनों का प्लस करना है यानी कि 3, और फिर 1 लिखना है, फिर हमें एक लिखना है, फिर इन दोनों का प्लस यानी कि 4, इन दोनों का प्लस यानी कि 6, इन दोनों का प्लस यानी कि 4, और इन दोनों का प्लस यानी कि मतलब एक ही लिखना है। तो इससे आपको क्या मिलेगा, और एक हम लिख लेते हैं। पहले हम एक लिखना है, फिर इन दोनों का प्लस 5, 4 और 6 10, 6 और 4 फिर से 10, 4 और 5 और 1। ये ट्रायंगल हमें क्या दिखाता है कि जब भी जो भी पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में चेंज होगा वो चेंज ग्रेजुअल चेंज होगा, वो इंस्टेंट चेंज नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाई रहा है कि अगर हमारे स्किन कलर की हम बात करें तो जो भी स्किन कलर होगा वो ग्रेजुअली चेंज होगा। ग्रेजुअली मतलब स्टेप बाय स्टेप होगा, डायरेक्ट ऐसा नहीं होगा कि कोई
एक पर्सन है, ठीक है, वो पूरी तरीके से फेयर है और अचानक वो ब्लैक या ब्राउन कलर का हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, वो ग्रेजुअली चेंज में आएगा। अगर हम बात भी करते हैं, हमारे आसपास कई पर्सन्स होते हैं, कई पीपल होते हैं, तो उनका कलर भी है वो ग्रेजुअली चेंज हो रहा है, या अगर चेंज होता भी है तो ग्रेजुअली चेंज होता है, ठीक है, वो अचानक चेंज नहीं होगा। और एक मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है। रिम्स ट्रायंगल तो आपको याद रखना ही है, जो आपको काम आएगा एक चीज के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम दूसरी बात करते हैं कि किस तरीके जो स्किन कलर की हम बात करें तो क्या होगा। मान लीजिए ए बी बी सी है, सभी स्मॉल है, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही चेंज आएगा, ए ए बी बी। हम पीछे से चेंज कर ले, चलो चलो, ए ए बी बी सी, एक चेंज आया, ग्रेजुअल चेंज। हम फिर से करेंगे ए बी बी सी, ग्रेजुअल चेंज। अब यहाँ पे एक जीन था, ठीक है, वही कैपिटल था, यहाँ पे दो जीन कैपिटल हो गए, कैपिटल यानी कि डोमिनेंट हो गए रिसेसिव से। फिर हम बात करेंगे ए बी बी सी। अब तीन जीन जो हो गए वो क्या हो गए, वो डोमिनेंट हो गए। फिर से हम बात करेंगे ए बी बी सी, फिर ए बी बी सी, ए बी बी सी। तो इसी तरह ग्रेजुअल चेंजेस हो गए, डायरेक्ट चेंजेस कभी भी नहीं हो गए, ठीक है। ये जो भी है वो मिडल है, मिड पोर्शन है। अगर हम दोनों तरीके से देखें, दोनों ऊपर से या देखें या नीचे से देखें, ये मिडल वैल्यू है, ठीक है। तो ऐसे ही जो जीन्स है उसमें चेंजेस होते रहेंगे, ठीक है, ये हमें पता ही है इस तरीके से। तो इसे हम ग्रेजुअल चेंजेस जो हो गए, जो एडिटिव के, एडिटिव का मतलब क्या है, सभी साथ में एक जो हम कहते हैं कि अपना एक्सप्रेशन देंगे, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि जो भी डोमिनेंट हो गए, कोई भी डोमिनेंट है, वो डोमिनेंट होगा तो वो डायरेक्ट क्या करेगा कि अगर आर आर है, यहाँ पे डोमिनेंट हो गए, यहाँ पे रिसेसिव हो गया, तो वो एक्सप्रेशन शो करेगा अपना कैपिटल आर वाला। अगर कोई रिसेसिव है, अगर आर है, स्मॉल आर आर है, तो वो अपना रिसेसिव वाला मतलब जो कैरेक्टर है वो शो करेगा या फिर एक्सप्रेशन शो करेगा। पर एडिटिव में दो चीज़ें साथ में चलती है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया। एडिटिव का मतलब यही है कि आपको साथ में चलना है, आपको जितने भी एल है वो अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे। ऐसा नहीं कि यहाँ पे जो भी डोमिनेंट एल है वही अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, या फिर अगर दोनों रिसेसिव है तो रिसेसिव एल ही अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे। एडिटिव एल भी अपने मतलब कि सभी के सभी एल अगर अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं तो उसे हम कहने वाले एडिटिव। और एडिटिव का मतलब हम यहाँ पे करने वाले पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की, ठीक है। तो ये चीज़ होने वाली है, और ये ट्रायंगल भी आपको जेनेटिक्स में काम आने वाला है, ठीक है, जब भी हम दूसरी सभी चीज़ों की बात करने वाले हैं तब भी। तो अभी हम देखिए, अब हमारी बात करेंगे हम फिजिकल व्हीकल। तो देखिए, क्रोमोसोम क्या है। क्रोमोसोम किसी भी जीन के लिए एक फिजिकल व्हीकल है कि अगर उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाना है, दूसरी जगह मतलब इन द टाइप ऑफ सेल डिवीजन, जब माइटोटिक और मियोटिक होता है तब। उसकी जो भी डिस्कवरी किसने की थी, तो वोल्टर सुटोन ने, एक मिनट, ठीक है, और थियोडर बोरी ने की थी। उनका जो भी डिस्कवरी है तो उन्हें की थी, उन्होंने पहले ऑब्जर्व किया था और डिस्कवरी की थी। मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग मियोसिस एंड segregation of Mendel's factor. Genes are physically located on chromosome. We all know that. ठीक है, देखिए ये जो डायग्राम और प्रेजेंटेशन में आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, वैसा ही डायग्राम और प्रेजेंटेशन जब भी हम एनिमेटेड वीडियो अपलोड करने वाले इसी चैनल विजन एक्सेस बायोलॉजी में, तब आपको देखने को मिलेगी। तो आप खुद देख सकते हैं कि जो हमारा डायग्राम या जो हमारा एक विजुअलाइजेशन है वो कितना अच्छा है। हम कितनी अच्छी तरीके से यहाँ से डायग्राम के हेल्प से जो भी चीज़ें है वो समझ रहे हैं।
और जो भी ऐसी चीज़ें आएगी जहाँ पे हम डीएनए की बात करेंगे, डीएनए पैकेजिंग की, डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए में ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन में ट्रांसलेशन, या डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म, सेल डिवीजन, तब वो चीज़ और भी विजुअलाइजेशन में आपको हेल्प करेगी। और जब हम और भी बात करेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी की, जहाँ पर भी हमें जो भी सभी स्ट्रक्चर है, हार्ट के हो गए, रेस्पिरेटरी सिस्टम के हो गए, फिर दूसरे जो भी स्ट्रक्चर हमारे हो गए, वो सभी जगह पे ब्लड जो भी ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, फ्लो हो रहा है पूरे बॉडी में, वो सभी एक विजुअलाइजेशन की हमें ज़रूरत होती है। क्योंकि विजुअलाइजेशन जब आप कर पाते हैं बायोलॉजी में, तभी आप उसे अच्छी तरीके से समझ पाते हैं। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप विजियो नेक्सस बायोलॉजी कोर्स जो भी है सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको रेगुलरली जो आपके अपडेट है वो आपको मिलते रहे वीडियोस के। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें लिंकेज की, तो हम सब ये मानते हैं, मान लीजिए कि सभी की अगर हम बात करें कि अगर सभी जो जीन है, मैं आपको पहले समझा देता हूँ, ठीक है। वो सभी जीन, मान लीजिए कि ये हमने क्रोमोसोम ड्रॉ किया, ये दूसरा क्रोमोसोम है, ऐसे ही मतलब ये पूरा एक क्रोमोसोम ही है, या फिर हम ऐसे ही बोल सकते हैं, चलिए ठीक है। वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए, इन दोनों को हम बोलेंगे सिस्टर क्रोमेटिड, सिस्टर क्रोमेटिड। और अगर दो क्रोमोसोम सेम ही है, ठीक है, तो उन्हें हम बोलेंगे होमोलोगस क्रोमोसोम। देखिए एक ही स्पीसीज में जो भी क्रोमोसोम पेरेंट यानी कि अपने मदर और फादर से जब भी ऑफस्प्रिंग को मिलते हैं, तो वो होमोलोगस क्रोमोसोम ही होते हैं। मान लीजिए कि क्रोमोसोम नंबर 16 और क्रोमोसोम नंबर 16 मेल में और क्रोमोसोम नंबर 16 फीमेल, यानी कि मदर और फादर से अगर ऑफस्प्रिंग में आते हैं, तो वो दोनों 16 जो भी क्रोमोसोम दोनों से आए वो एक साथ ही रहेंगे, उन्हें हम होमोलोगस क्रोमोसोम बोलेंगे। होमोलोगस का मतलब है कि सेम, होमो का मतलब है सेम, और हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, ठीक है। और एक क्रोमोसोम में जो दोनों क्रोमेटिड होती है, उन्हें हम सिस्टर क्रोमेटिड कहते हैं, क्योंकि वो दोनों एक ही क्रोमोसोम की होती है। और अगर दो क्रोमोसोम की सिस्टर क्रोमेटिड की हम बात करें, मान लीजिए कि क्रोमोसोम यहाँ पे एक है, सॉरी, ठीक है, थोड़ा ड्रॉ करने में, ठीक है, और यहाँ पे दूसरा है, और यहाँ पे एक दूसरा होमोलोगस क्रोमोसोम है, तो ये दोनों जो क्रोमेटिड है, उन्हें हम कहते हैं नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। ठीक है, और इन दोनों को हम बोलेंगे सिस्टर क्रोमेटिड। ये आप सबको समझ में आ गया। और हम यहाँ पे बात करते हैं लिंकेज की। तो देखिए जो भी एक क्रोमोसोम होता है, ऐड कर लेते हैं, चलिए। तो वो एक क्रोमोसोम पे, मान लीजिए कि हम सीधा ही ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, कोई पैटर्न, यहाँ पे हो गया ए, यहाँ पे उसका एलेल हो गया ए, यहाँ पे हो गया जीन बी, यहाँ पे उसका एलेल हो गया स्मॉल बी, और यहाँ पे दूसरा हम क्रोमोसोम की बात कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे हो गया हम एक ही बात कर लेते हैं, और यहाँ पे हो गया ए, यहाँ पे हो गया बी, यहाँ पे हो गया बी, ठीक है। तो अगर ये दोनों जो भी पार्ट है वो अगर एक दूसरे से जुड़ेंगे और रिवर्स होंगे, जिसे हम कहते हैं रिकॉम्बिनेशन, तो वो रिकॉम्बिनेशन कब होगा? रिकॉम्बिनेशन तब होगा जब उन दोनों के बीच में साइनेप्स होगा, जो भी मियोसिस की बात है, जो जनरली हम सेल साइकिल में पढ़ने वाले हैं कि माइटोसिस क्या होता है, मियोसिस क्या होता है। जो माइटोसिस 1 है वो होता है इक्वेशनल डिवीजन होता है, और मियोसिस 1 को हम रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं, और मियोसिस 2 को हम इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं, ठीक है। वो सब हम सेल साइकिल में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो भी रिकॉम्बिनेशन होगा, जो भी पार्ट का ट्रांसफर होगा क्रोमोसोम के साइनेप्स होके, तो वहाँ पे कौन कौन से जीन जो भी ट्रांसफर होने वाले, वो जीन वही ट्रांसफर होने वाले जो एक दूसरे से लिंक हो। मान लीजिए कि ये स्मॉल बी और ये बी
ट्रांसफर होने वाला, तो यहाँ पे मान लीजिए कि एक स्मॉल कैपिटल सी है, और यहाँ पे मान लीजिए कि हो गया स्मॉल सी है। तो ये दोनों पार्ट एक दूसरे के साथ जो भी है ट्रांसफर हो गए, तो इसे हम बोलते हैं लिंकेज। ठीक है, इन्हें हम क्या बोलते हैं? इन्हें हम बोलते हैं लिंकेज। तो लिंकेज क्यों होता है? लिंकेज के लिए एक साइंटिस्ट थे हमारे, मॉर्गन, उनका नाम मॉर्गन था। उन्होंने एक बहुत अच्छी मेजरमेंट की टेक्निक बोली थी। जब भी हम लिंकेज की बात करते हैं तो दोनों जीन के बीच जब हम लिंकेज को मेजर करते, मान लीजिए कि ये जीन ए हो गया, ये जीन बी हो गया और ये जीन सी हो गया, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, उस डिस्टेंस को जब भी हम मेजर करते हैं तो उसे हम मेजर करते हैं सेंटीमॉर्गन से। ठीक है, साइंटिस्ट के नाम से ही हमने इसे सेंटीमॉर्गन दिया है। ठीक है, तो उसे हम मेजर करेंगे सेंटीमॉर्गन से, जो भी मेजरमेंट हम करेंगे एक जीन से दूसरे जीन को। तो यहाँ पे एक चीज होती है कि अगर हम परसेंटेज की अकॉर्डिंग देखें, अकॉर्डिंग टू परसेंटेज, ठीक है, तो जब भी किसी जीन का जो भी ट्रांसफर होगा वो कभी भी 50% से ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, या तो इक्वल टू या तो लेस देन 50% होगा, रिकॉम्बिनेशन या लिंकेज हम जिसकी भी बात करें। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपको कोई बोल रहे हैं कि इतने सेंटीमॉर्गन है, उतने सेंटीमॉर्गन है, तो वो सेंटीमॉर्गन जो भी होगा वो हमें मेजर करना पड़ेगा कि कितने सेंटीमॉर्गन है, कितने डिस्टेंस पे है, तो कितने जीन एक दूसरे से लिंक है। अगर वो 50% से कम है उनका डिस्टेंस, ठीक है, तो वो वो देखिए, मान लीजिए कि किसी भी जीन का जो भी डिस्टेंस है, मान लीजिए कि ए और बी का जो भी डिस्टेंस है वो 50% से कम है, तो वो दोनों लिंक हो गए, वो दोनों लिंक हो गए, इन्हें हम लिंकेज बोलेंगे। और अगर मान लीजिए बी और सी का जो भी डिस्टेंस है वो 50% से ज़्यादा है, तो उन्हें हम अनलिंक्ड बोलेंगे। या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि जब बी और सी की बात आएगी, अगर सी के ई में ट्रांसफ़र होगा तो ये यहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं होगा, वो एक दूसरे से डिस्टेंस पे है। ठीक है, लिंकेज नहीं है। तो अगर रिकॉम्बिनेशन होगा तो वो सिर्फ यहाँ पे सिर्फ जीन सी का ही जो होगा वो रिकॉम्बिनेशन होगा, जीन बी का रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा, क्योंकि वो एक दूसरे से लिंक्ड नहीं है, इतने नज़दीक नहीं है, एक दूसरे के इतने पास नहीं है कि वो अपने साथ भी दूसरे जीन को लेके जाएगा। ठीक है, तो यही यहाँ पे जो भी चीज़ होगी वो लिंकेज की होगी। देखिए, टी.एच. मॉर्गन प्रूव्ड दैट द जीन्स लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम फॉर्म अ लिंकेज ग्रुप एंड फेल टू एसॉर्ट इंडिपेंडेंटली। ठीक है, तो वो इंडिपेंडेंटली एसॉर्ट नहीं हो गए। यहाँ पे क्या बात की, मान लीजिए कि लिंकेज यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो लिंकेज वो स्ट्रॉन्ग लिंकेज है, यहाँ पे मान लीजिए कि हमने इसको बी बोल दिया, यहाँ पे सी बोल दिया, तो ये जब भी ट्रांसफर हो गए तो दोनों एक साथ ट्रांसफर हो गए, इंडिपेंडेंटली ट्रांसफर नहीं हो गए। और ये दोनों जो जीन है वो एक दूसरे से डिस्टेंस पे है, तो वो दोनों जब भी ट्रांसफर हो गए तो इंडिपेंडेंटली ट्रांसफर हो गए। द फिजिकल डिस्टेंस बिटवीन द, ठीक है, जो फिजिकल डिस्टेंस बिटवीन द टू जीन डायरेक्टली डिक्टेट्स द परसेंटेज ऑफ द रिकॉम्बिनेशन, जो मैपिंग रूल की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इन्वर्सली रिलेशनशिप में है। कौन इन्वर्सली रिलेशनशिप में है? जीन डिस्टेंस और रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कम होगी, अगर डिस्टेंस कम होगा तो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। तो यही चीज़ हम यहाँ पे आपको बताने की, जो भी मैं आपको समझाने की ट्राई कर रहा हूँ कि जो भी चीज़ इस तरीके से, ये टॉपिक थोड़ा कई लोगों को कॉम्प्लिकेट लग सकता है, बट इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये सिंपल ही है। ठीक है, अब मान लीजिए कि हम बात करते हैं कि अगर आपका फ्रेंड वो अगर इंटर सिटी, आपके ही सिटी में, इंट्रा सिटी में ही है, किसी पर्टिकुलर सिटी में, तो आप उससे अच्छी तरीके से मिल पाओगे जब आप चाहेंगे, तब आप एक दूसरे के साथ कहीं भी इवेंट में जाओगे, कहीं फंक्शन में जाओगे। पर अगर आपका फ्रेंड स्टडी की वजह से या जॉब की वजह से किसी और सिटी में चला गया तो आप इतनी फ्रिक्वेंटली उनसे मिल नहीं पाओगे। ठीक है, अगर आपको किसी भी इवेंट में, किसी फंक्शन में जाना है तो आप दोनों साथ में नहीं जा पाओगे। तो ये यही बात होगी यहाँ पर कि अगर दोनों जीन्स आस पास में है तो वो ट्रांसफ़र साथ में होगे, इंडिपेंडेंटली नहीं होगे। जैसे कि आप अपने फ्रेंड के साथ जब भी किसी फंक्शन या इवेंट में जाते हैं तो साथ में जाते हैं, अगर आप दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है आपके घर का, आप अगर एक ही जगह पे, एक ही एरिया में रह रहे हो, तो आप साथ में कई इवेंट में, कई फंक्शन में जा सकते हो। तो वही चीज़ लिंकेज में यहाँ पे जीन्स के साथ होती है। अगर आप दोनों के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है तो आप इंडिपेंडेंटली ही वो फंक्शन या फिर किसी भी इवेंट में जा पाओगे।
यही सेम चीज़ यहाँ पे लिंकेज के साथ होती है, ठीक है। दूसरी यहाँ पे कोई चीज़ नहीं है, बट रिकॉम्बिनेशन ज़रूरी है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में। अगर रिकॉम्बिनेशन होगा तभी वहाँ पे किसी भी तरह का डिफरेंस आएगा, किसी भी ऑर्गेनिज्म में, और डिफरेंस ज़रूरी है। अगर आपको सर्वाइव करना है तो दोनों जो भी ऑर्गेनिज्म है उन दोनों के बीच में जो भी डिफरेंस है वो ज़रूरी है। इसलिए हम बोलते हैं ना कि जो भी, कई बार हम किसी किड को देखते हैं तो हम बोलते हैं कि भाई जो इसका फेस है वो इसके पापा की तरह है, इसकी हाइट है उसकी मदर पे गई है। तो उसका मतलब क्या हुआ कि मदर और फादर दोनों से उन्हें जो भी जीन्स मिले वो जीन्स फिर रिकॉम्बिनेट हुए इन द मियोसिस। तो मियोसिस में रिकॉम्बिनेशन के दौरान जब भी आपके जीन्स होते हैं वो उलट पुलट जाते। कई बार क्या होता है कि किसी पेरेंट की आपको हाइट मिलती हो तो किसी किसी पेरेंट बी की आपका जो भी होता है फेस उनसे मिलता है, कई की आपको कोई और स्किल्स मिलेगी या कैरेक्टर ट्रेट मिलेगा, और किसी पेरेंट्स का कई और ट्रेट मिलेगा। तो यही चीज़ जेनेटिक्स में होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे सेक्स डिटर्मिनेशन की। देखिए सेक्स डिटर्मिनेशन जो भी होता है वो कई जगह पे स्पेशल एनिमल में डिफरेंट तरीके से होता है। अगर हम बात करें, देखिए लार्जली डिटरमाइंड बाय द स्पेसिफिक ऑफ सेक्स क्रोमोसोम वर्सेस ऑटोसोम। यहाँ पे सेक्स क्रोमोसोम और ऑटोसोम की जो भी रेशियो होती है उस पर डिपेंड करता है सेक्स डिटर्मिनेशन। मान लीजिए कि यहाँ पे देखिए फीमेल होमोगेमेटिक है, ह्यूमन में हमें पता है उसके पास एक्स एक्स होती है, और यहाँ पे फीमेल की बात हम करें तो यहाँ पे एक्स वाई होते हैं, और स्पर्म डिक्टेट्स द सेक्स ऑफ जायगोट। तो स्पर्म जो होगा मेल का वो यहाँ पे डिसाइड करेगा कि जो भी जायगोट होगा वो फर्दर बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगा, ठीक है। वो या तो मेल होगा या फीमेल होगा, वो डिसाइड करता है यहाँ पे मेल का स्पर्म। ये सीधी सी बात है। इन द ह्यूमन बींग होमोसेपियंस सेपियंस में जो भी डिक्टेट करता है या फिर डिसाइड करता है वो मेल का स्पर्म ही डिसाइड करता है कि जायगोट में कौन सा सेक्स होगा। कौन सा सेक्स का मतलब कि वो या तो फीमेल होगा या तो मेल होगा। जबकि हम बात करते हैं बर्ड्स की, तो बर्ड्स में फीमेल हेट्रोगेमेटी है, यानी कि जो मेल है वो यहाँ पे जेड जेड होमोगेमेटी है, और फीमेल है वो हेट्रोगेमेट है। द एग डिक्टेट्स द सेक्स ऑफ बर्ड। किस जो भी बर्ड है उसका सेक्स यानी कि मेल होगा या फीमेल होगा वो एक डिसाइड करेगी। जबकि ह्यूमन में वो चीज़ क्या डिसाइड करती है, स्पर्म डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पे सीधी सी एक कॉमन सी बात है कि जहाँ पर भी या फिर जिस भी स्पीसीज में जो हेट्रोगेमेटी होगा वही डिसाइड करेगा कि सामने वाला जो भी जाइगोट होगा वो कौन से सेक्स में कन्वर्ट होगा, या फिर वो सेक्स कौन से सेक्स में बनने वाला है, या तो वो मेल होगा या तो वो फीमेल होगा। तो इसका मैं रेशियो की आपकी थोड़ी बता देता हूँ कि रेशियो क्या होता है ह्यूमन की स्पेशली। इससे आपको अगर एग्जाम में भी उससे क्वेश्चन आते हैं, नीट में मैंने देखे। देखिए यहाँ पे अगर मैं ह्यूमन की बात करूं, सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है। देखिए मान लीजिए कि ऑटोजोम, ऑटोजोम यानी हम किसे बोलते हैं ऑटोजोम, आप मुझे बताइए। ऑटोजोम यानी कि सेक्स के अलावा, सेक्स जो क्रोमोजोम है उसके अलावा के जो भी सभी क्रोमोजोम है उन्हें हम बोलते हैं ऑटोजोम। तो यहाँ पे किस तरीके से हम ऑटोजोम या सेक्स क्रोमोजोम को हम डिसाइड करने वाले हैं, तो यहाँ पे हम रेशियो से डिसाइड करेंगे, ठीक है। वो रेशियो होगा जनरली, रेशियो में आपको बताऊंगा एक्स एक्स और एक्स वाई से बताऊंगा। मान लीजिए कि कोई फीमेल है और कोई मेल है, यहाँ पे फीमेल में एक्स एक्स नॉर्मल है, तो यहाँ पे मेल में एक्स वाई नॉर्मल है, ठीक है। अगर हम इस दोनों की बात करें तो इन दोनों का रेशियो क्या होगा, आप समझ रहे हो रेशियो क्या होगा, 1/2 यानी कि 0.5, ठीक है। नहीं दूसरी तरह से समझ लो, मेल और फीमेल को छोड़ दीजिए, हम एक जनरल रेशियो जो भी ऑटोजोम वाला रेशियो वही रेशियो में चलते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि एक ह्यूमन बींग है,
फर्स्ट, उसमें एक रेशियो हो गया एक्स और वाई का। तो एक्स और वाई का रेशियो कितना है, हाफ हो गया 0.5। अगर दूसरी जगह पे अगर हम बात करें तो वो रेशियो होगा एक्स एक्स वाई। तो ये रेशियो क्या कहाँ कितना हो गया, एक हो गया, दो हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए मैं आपको यहाँ पे ऐसे समझ में नहीं आएगा, मैं आपको यहाँ पे जो डायग्राम के थ्रू आपको जो मैं न्यूमेरिक्स की क्लास से या फिर जो शॉर्ट वीडियो बनाने वाला हूँ उसमें मैं आपको यहाँ पे सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में बता दूंगा, ठीक है। वो अब मैं आपको यहाँ पे देखिए, जो एक ड्रोसोफिला है, जो ड्रोसोफिला इंसेक्ट है उसका, ह्यूमन का, बर्ड्स का, और जो भी दूसरी सभी चीज़ें उन सभी का मैं जो आपको सेक्स डिटर्मिनेशन के वीडियो में बनाऊंगा वहाँ पे मैं आपको बता दूंगा विद द डायग्राम। अगर मतलब डायग्राम मतलब जो एक चार्ट होगा, चार्ट के द्वारा आपको बता दूंगा जिससे आपको थोड़ा और क्लेरिफिकेशन मिले, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्रोमोसोम काउंट होता है, वो इंसेक्ट में किस तरीके से होता है, या फिर एक होता है या फिर एक एब्सेंट होता है। जहाँ पे हमने बर्ड्स और ह्यूमन में क्या दिखा, एक्स वाई, वाई जो क्रोमोसोम है वो डिसाइड करता है कि इन दोनों के बीच में जो होगा वो कौन सा सेक्स रेशियो होगा। अगर हम ह्यूमन मतलब कि उनकी बात करें बर्ड्स की, तो उनमें हमने देखा था कि वो भी हेट्रो जो गेमेटी है उस पर डिपेंड होता रहा। लेकिन यहाँ पे इंसेक्ट पे या तो एक्स एक्स होगा, एक मिनट, ठीक है, यहाँ तो एक्स 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 होगा या तो फिर एक्स जीरो। ये ओ नहीं है, ये जीरो है, एब्सेंस ये इंडिकेट कर रहा है एब्सेंस की। देखिए जैसे कि फीमेल में पोसिस अ पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम, तो फीमेल होगा। और अगर हम मेल की बात करें तो वो एक्स जीरो होगा, एब्सेंस यहाँ पे नहीं है इसलिए वो यहाँ पे जीरो लगा रहे हैं, ठीक है। मैकेनिज्म, द मेल्स प्रोड्यूस द गेमेट विथ एक्स क्रोमोसोम एंड द गेमेट विथ द नो सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। फिर भी अगर आपको यहाँ पे रेशियो की बात हो रही है तो मैं आपको यहाँ पे रेशियो फिर बता दूंगा कि किस रेशियो क्या है, ठीक है। सेक्स डिटर्मिनेशन की जो वीडियो होगी वो मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पे बात करते हैं जो स्पेशल केस जनरली आपको नीट में अच्छे से पूछा जाता है और एनसीईआरटी में भी अवेलेबल है, हेप्लोडाइप्लिडी इन द हनी बी। देखिए हनी बी में हमें पता है कि एक जो होता है वो होता है वर्कर बी, जो भी मतलब वर्कर बी होते हैं, जो कि होती है फीमेल, ठीक है, जिसे हम सर्वेंट कहते हैं। जो होती है, एक होती है क्वीन होती है, और एक होते हैं जो भी मेल होते हैं वो फर्टिलाइज मेल होते हैं। तो वो सभी चीज़ के हमें यहाँ पे देखिए मैं आपको बता देता हूँ। एक होता है जो होता है मेल, मेल भी होती है जो कि पूरी तरीके से फर्टिलाइज होती है, यहाँ पे मैं आपको एप से डिनोट कर रहा हूँ। एक होती है वो होती है क्वीन जो भी फर्टिलाइज होती है, और एक होती है वर्कर बी, ठीक है। वो फर्टिलाइज नहीं होती, वो होती है स्टेराइल, मतलब कि वो फर्टाइल नहीं होती, स्टेराइल होती है, ठीक है। क्योंकि वो सिर्फ वर्क करने आई, उसमें मैं आपको डिटेल में एक वीडियो इसी चैनल में बनाने वाला हूँ। पर अगर हम यहाँ पे बात करें तो जो भी फीमेल होती है वो डाइप्लॉइड होती है, जो भी उसका क्रोमोसोम होता है वो 32 होता है, बल्कि यहाँ पे जो मेल होता है वो 16 होता है। उनका जो क्रोमोसोम नंबर है वो ऑलरेडी हेप्लॉइड होते हैं, ठीक है, ऑलरेडी हेप्लॉइड होते हैं, उन्हें हमें मियोसिस की जरूरत नहीं। इसलिए आप देख लीजिए यहाँ पे एक चीज बता रही है कि ये माइटोसिस से आ रहे हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे अगर आपने मियोसिस किया तो वो 8 क्रोमोसोम हो जाएगा, जिसका मीनिंग नहीं है। जो फिर जो भी डिस्फंक्शन है उसकी हम बात करने वाले हैं, तो डिस्फंक्शन होगा जो मतलब नहीं है, जो नॉन डिसजंक्शन की हम बात करने वाले हैं, वो नॉन डिसजंक्शन न हो, इसलिए यहाँ पे सिर्फ माइटोसिस हो जाए, क्योंकि माइटोसिस इक्वेशनल डिवीजन है, ठीक है। और यहाँ पे जो मियोसिस है वो रिडक्शनल डिवीजन है। ये देखिए यहाँ से 32 से 16 हो रहा है तो रिडक्शन हो रहा है, जबकि यहाँ से 16 से 16 रह रहा है तो ये इक्वेटोरियल जो भी डिवीजन है, ठीक है। एक होता है जो होता है रिडक्शनल डिवीजन, और एक होता है जो इक्वेटोरियल डिवीजन, इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल का मतलब क्या है, सेम ही नंबर रहेंगे, और रिडक्शनल का मतलब क्या है, जो नंबर होगा वो हाफ होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए फिर फर्टिलाइज होगा और फिर से फीमेल बनेगी, जो पार्थेनोजेनेसिस से मेल बनाएगी। पार्थेनोजेनेसिस का मतलब क्या है, जो असेक्सुअल जो भी फर्टिलाइजेशन होगा, माफ कीजिए फर्टिलाइजेशन नहीं, असेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होगा उसे हम पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। जो जनरली हमें प्लांट के केस में हमें दिखाई देता है कि प्लांट किंगडम के प्लांट की अगर हम बात करें
ठीक है। बॉटनी में अगर आप प्लांट की बात करें तो वहां पे आपको पार्थेनोजेनेसिस मिलेगी। पार्थेनोजेनेसिस का मतलब है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जहाँ पे सेक्सुअली या फिर कोई भी किसी भी तरह का सेक्स जो होता है वो इन्वॉल्व नहीं होता, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वहाँ पे नहीं होता। वहाँ पे किसी भी तरीके ना ही फर्टिलाइजेशन होगा ना ही दूसरी चीजें होगी। देखिए पार्थेनोजेनेसिस की वजह से हो रहा है, इसलिए जो मेल है वो हेप्लॉइड है, डाइप्लॉइड नहीं है। ठीक है, तो यही चीज है। और जो एंसेस्ट्री रूल है, ड्रोन है और नो फादर कैन नॉट हैव सन्स बट दे डू हैव अ ग्रैंडफादर एंड कैन हैव अ ग्रैंडसन। मान लीजिए कि अगर हम इस मेल की बात करें तो इसका कोई फादर नहीं है, ना ही इसका कोई सन होगा। क्यों सन नहीं होगा? क्योंकि जब मेल और फीमेल का जो भी फर्टिलाइजेशन होगा वो फर्टिलाइजेशन से फीमेल ही बनेगी, मतलब कि उनकी डॉटर हो सकती है, दे हैव अ डॉटर। ठीक है, बट नॉट द सन। और उनका फादर क्यों नहीं है? क्योंकि उनका जो भी जो जो वहां से वो जो वहां से बन रहे वो फीमेल से बन रहे पार्थेनोजेनेसिस के द्वारा, तो उनके कोई फादर भी नहीं है कि कहाँ से वो बन रहे, और उनका कोई सन भी नहीं, उनकी डॉटर है। बट उनका ग्रैंडफादर हो सकता है। मान लीजिए कि ये जो मेल है वो इस दूसरे मेल का ग्रैंडफादर हो गया, यानी कि दादा हो गया, और ये जो मेल है ये इस मेल का ग्रैंडसन हो गया, यानी कि पोता हो गया। तो यहाँ पे आपको ड्रोन यानी कि हनी बी में आपको ग्रैंडफादर और ग्रैंडसन मिलते हैं, ना कि आपको फादर और सन मिलते हैं। तो ये आपको चीज में याद रखनी है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस पे एक थोड़ा सा क्वेश्चन हो सकता है ट्वीक करने के लिए आपको किसी भी एग्जामिनेशन में, कि क्या ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है? तो हाँ, हनी बी की केस में ये सब पॉसिबल है। अगर हम एग्जाम ट्रिप की बात करें तो देखिए, जो भी मैंने यही आपको माइटोसिस मियोसिस की बात की, वही चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, क्या बात करें कि बिकॉज ड्रोन्स जो भी है वो ऑलरेडी हेप्लॉइड है, दे मस्ट प्रोड्यूस स्पर्म वाया माइटोसिस नॉट मियोसिस। अगर आपको नीट में ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि जो भी मेल हनी बी है वो अपने स्पर्म मिलाता है, स्पर्म बनाता है विद द हेल्प ऑफ माइटोसिस और मियोसिस, तो आपको माइटोसिस टिक करना है। हालांकि नॉर्मल केस में अगर नॉर्मल लिविंग ऑर्गेनिज्म की हम बात करें तो वहाँ पे मियोसिस आता है, क्योंकि वहाँ पे रिडक्शनल डिवीजन जरूरी है। ठीक है, बट यहाँ पे हमें माइटोसिस से करना है, इक्वेशनल डिवीजन से हमें करना होगा, और यही यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। तो ये एग्जाम ट्रे पे आपको फंसना नहीं है यहाँ पे। ठीक है, दूसरी हम बात करते हैं पीडिग्री एनालिसिस की। तो जब भी हम बात करते हैं जेनेटिक्स की, तो जेनेटिक्स में अगर आपको कोई भी चीज़ डिसाइड करनी है कि कहाँ से कहाँ कौन सा जीन ट्रांसफर हो रहा है, या फिर किसी डिसीज के बारे में कि कौन सी डिस कहाँ से कहाँ, डिसीज मतलब कि बीमारी, जो भी डिजीज होती है वो कहाँ से कहाँ आपको किस पर्टिकुलर पर्सन में, एक फैमिली में ट्रांसफर हो रही है, तो उसके लिए हमें पीडिग्री एनालिसिस चाहिए। ठीक है, देखिए पीडिग्री एनालिसिस में ये हम हमेशा आपको याद रखना है कि जो ये आपका स्क्वायर वाला जो पोर्शन होगा वो मेल को डिनोट करता है, और जो सर्कल वाला पोर्शन होगा वो फीमेल को डिनोट करता है। अगर जो भी स्क्वायर या सर्कल वो पूरी तरीके से फिल है किसी भी कलर से, तो वो अफेक्टेड है। ठीक है, अगर वो हाफ फिल है तो वो कैरियर है। कैरियर यानी कि उसमें वो चीज़ अफेक्टेड नहीं है, उसमें जो भी सिम्टम्स है वो आपको दिखाई नहीं दे रहे, पर एक्चुअल में उसमें है, वो कैरियर है। अगर वो उससे जो भी कोई और प्रोड्यूस होगा, कोई भी मेल या फीमेल, तो उसमें वो चीज़ जा सकती है। और इसका इन लाइन वाले इस डायग्राम का मतलब होगा मेटिंग, कि उन दोनों के बीच, मेल और फीमेल के बीच रिप्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, डोमिनेंट वर्सेस रिसेसिव, ऑटोसोमल वर्सेस सेक्स लिंक्ड। तो यहाँ पर पेडिग्री की हम थोड़ा मैं डिटेल में आपको बता देता हूँ। एक ये चीज़ देख लेते हैं, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। ठीक है, डोमिनेंट रिसेसिव सेक्स लिंक्ड पेडिग्री की हम बात कर लेते हैं थोड़ा, चलिए। ठीक है, मान लीजिए कि हमने यहाँ पे बात की पेडिग्री की। देखिए ये होता है या तो ऑटोसोमल, यानी कि जो ऑटोसोम्स सेक्स के अलावा, सेक्स क्रोमोसोम के अलावा जो भी क्रोमोसोम होते हैं, अगर उस ऑटोसोमल क्रोमोसोम से कोई भी डिसीज ट्रांसफर हो रही है तो उसे हम कहते हैं ऑटोसोमल। और अगर किसी कोई भी सेक्स क्रोमोसोम के द्वारा हो रही है तो उसे हम बोलते हैं सेक्स लिंक्ड, जो भी डिजीज होती है सेक्स लिंक्ड। ठीक है,
तो देखिए सेक्स लिंक में एक आएगा एक वाई लिंक्ड, थोड़ा मैं डेप्थ में जा रहा हूँ। एक आएगा सेक्स लिंक्ड बट डोमिनेंट, और एक आएगा सेक्स लिंक्ड बट रिसेसिव, ठीक है। और यहाँ पे ऑटोसोमल आएगा, जो भी होगा डोमिनेंट और रिसेसिव, और रिसेसिव, ठीक है। तो देखिए जो भी ये वाई लिंक्ड होगा, यहाँ पे से मैं आपको ये कलर चेंज करके बताता हूँ। वाई लिंक्ड होगा, हमें पता है कि जो वाई क्रोमोसोम है वो मेल से मेल ट्रांसफर होगा, तो अगर वाई लिंक्ड है तो सीधी सी बात है कि जो डिजीज होगा वो मेल में होगा, ठीक है, क्योंकि वाई क्रोमोसोम फीमेल में जाने वाला नहीं है और ना ही वो फीमेल को डोमिनेट करेगा। अगर एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है तो वो फीमेल में है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डबल एक्स होता है। और अगर एक्स लिंक्ड रिसेसिव है तो वो फिर से मेल में है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं डोमिनेंट और रिसेसिव की, जो ऑटोनोमल क्रोमोसोम है उसमें हमें पता चलेगा कि जो ऑटोसोमल है वो कहाँ से कहाँ आ रहा है, तो उसके बेस पे हमें डिसाइड होगा, जो थोड़ा और डेप्थ में है, ठीक है। तो ये एक बात याद रखिएगा कि अगर कलर चेंज कर लेता हूँ, कोई भी जो आपका पेडिग्री एनालिसिस आपको दिखा रहा है वो अगर डोमिनेंट है, या फिर वो कैसे डोमिनेंट है या क्या वो रिसेसिव है, अगर आपको वो पता लगाना है तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। अगर कोई भी पेडिग्री एनालिसिस, अगर जो भी चीज़ें हैं वो अगर कोई स्किप जनरेशन नहीं है वहाँ पे, डज नॉट स्किप द जनरेशन, डज नॉट स्किप जनरेशन, तो वो डोमिनेंट है। स्किप जनरेशन, अगर वो जनरेशन को स्किप कर रहा है तो वो रिसेसिव है, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको एक दो जो भी पेडिग्री एनालिसिस है वो ड्रॉ करके बताता हूँ, ठीक है, तो आपको एक आइडिया आ जाए कि भाई स्किप और अनस्किप में क्या फर्क है। देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव। मान लीजिए कि यहाँ पे जो भी आपकी चीज़ें हैं, एक हमने यहाँ पे ले लिया मेल, ठीक है, एक हमने यहाँ पे ले लिया फीमेल, और यहाँ पे हम कलर फिल कर रहे हैं, ठीक है। इन दोनों से जो भी ऑफस्प्रिंग होगा वो मान लीजिए कि यहाँ पे हमने बना दिया कि ये मेल है, उसमें भी हमने कलर फिल कर लिया, और उस वो फिर किसी और जो भी फीमेल है उसके साथ वो रिप्रोडक्शन करेगा, ठीक है, उसमें भी, ठीक है, आप फील कर रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं कर रहे ठीक है, नहीं करते हैं चलो, और वहाँ से ठीक है कर लेते हैं। अगर आपको मान लीजिए कि फीमेल मिल रही है और वहाँ पर अगर आपका डिसीज है, ये फील का मतलब क्या है कि वो डिसीज है, जो भी मैंने आपको बताया था ना कि अगर ये स्क्वायर या फिर जो सर्कल है वो अगर पूरी तरीके से अगर आपको फील मिले किसी कलर से तो वो अफेक्टेड है, अगर हाफ हो तो वो कैरियर है। तो मान लीजिए कि अगर ऐसा है तो ये डोमिनेंट है। यहाँ पे ये देखिए, ये जनरेशन हो गई 1, ये जनरेशन हो गई 2, और ये जनरेशन हो गई 3। यहाँ पे कोई भी जनरेशन स्किप नहीं है। अगर हम बात करें रिसेसिव की तो ये देखिए, ये एक मेल हो गया और फीमेल हम कलर कर रहे हैं, ठीक है। बट यहाँ पर भी एक फीमेल है जो कि सिर्फ कैरियर है। देखिए हमने पूरे में कलर नहीं किया है, वो सिर्फ कैरियर है, ठीक है। अगर वो किसी और जो भी मेल के साथ रिप्रोडक्शन कर रही है और यहाँ पे अगर आपको मिल रहा है जो कि मेल है उसमें अफेक्टेड दिख रहा है वो डिसीज से, तो ये जनरेशन 1 हो गई, ये जनरेशन 2 हो गई, और ये जनरेशन 3 हो गई। तो यहाँ पे एक जनरेशन स्किप हो रही है। इस जनरेशन में किसी भी तरह का कोई भी डिजीज नहीं है। अगर यहाँ पे किसी भी तरह का किसी को कोई भी डिजीज नहीं है, इसका मतलब ये हो गया कि ये रिसेसिव है। अगर आपको ऑप्शन में डायरेक्ट अगर आपको सिर्फ डोमिनेंट और रिसेसिव टिक करना है तो आपको सिर्फ ये पेडिग्री देखनी है कि अगर पेडिग्री में अगर जनरेशनल स्किप है
तो वो रिसेसिव है। अगर जनरेशनल स्किप नहीं है, सभी कंटिन्यू मतलब सभी जनरेशन में सभी को डिसीज है, तो वो डोमिनेंट है। ठीक है। दूसरी हम बात करते हैं वाई लिंक्ड एक्स लिंक्ड सभी के ऑटोसोमल की। ठीक है, ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए, मान लीजिए कि हम वाई लिंक की बात करते हैं कि जो भी मेल है और फीमेल में रिप्रोडक्शन हुआ, यहाँ पे उसे डिसीज है, और यहाँ पे उसका जो भी मेल है उसे मिला, मतलब उसके सन को यहाँ पे अगर डिसीज हो रही है, तो ये हो गया वाई लिंक्ड। ठीक है। दूसरा केस हम ले लेते हैं कि अगर यहाँ पे कोई मेल है, सॉरी, ठीक है, वो अगर फीमेल यहाँ पे अफेक्टेड है, और अगर उसका सन अफेक्टेड हो रहा है नेक्स्ट जनरेशन में, तो ये कौन सी हो गई? ये हो गई एक्स लिंक तो है बट रिसेसिव है। ठीक है। और हम तीसरा केस ले लेते हैं, अगर मेल हो गया और ये फीमेल हो गई, फीमेल अफेक्टेड है, बट यहाँ पे उसकी डॉटर अफेक्टेड हो रही है। ठीक है। तो इसे हम कहते हैं एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। ठीक है। और ऑटोसोमल में भी यही हुआ। देखिए, यहाँ पे मैंने पेडिग्री एनालिसिस सिर्फ आपको 2 जनरेशन की बताई है, बट आपको एग्जाम में 3-4 जनरेशन शायद हो सकती है डायग्राम में, अगर आपको कंफ्यूज करना चाहे तो। बट जनरली यही है, डोमिनेंट और रिसेसिव आप पता लगा लेंगे तो जनरली आपके ऑप्शंस क्लियर हो ही जाएंगे। वो मैं इसके बाद आपके जो PYQ का जो आपको वीडियो, मतलब आपको आपका लेक्चर लेने वाला हूँ, वहाँ पर मैं पेडिग्री एनालिसिस आपको सॉल्व करवाऊंगा थ्रू MCQs। ठीक है। ऑटोसोमल में भी यही होता है, कुछ खास नहीं होता, तो वो हम बाद में भी देख लेंगे। ठीक है। ऑटोसोमल में इतना कुछ है ही नहीं। ऑटोसोमल में अगर आपको जो भी दोनों में मतलब अफेक्टेड, फिर कैरियर है, फिर अफेक्टेड है, ऐसे चीजें चल रही है, तो आप समझ जाइएगा कि मतलब कि अगर फादर को अफेक्टेड है, मान लीजिए कि यहाँ पे बता रहा हूँ कि फादर अफेक्टेड है, ठीक है, पर मदर अफेक्टेड नहीं है, तो यहाँ पे अगर वो चीज उसके सन को और डॉटर को दोनों में अफेक्टेड हो रही है, तो वो ऑटोसोमल है। ठीक है। यहाँ पे किसी सेक्स लिंक की हम बात नहीं कर रहे। अगर फादर या मदर से जो भी डिसीज या फिर जो अफेक्टेड है फादर या मदर, वो जो चीज़ है वो सन और डॉटर दोनों में अगर जो भी हमें दिख रहा है, तो फिर वो क्या है? वो ऑटोसोमल है। ठीक है। वो अगर आपको कैरियर है और आपको वहाँ पे, देखिए मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए कि इसी चीज़ की हम बात करें, ये सेक्स लिंक रिलेशनशिप की बात करें, जो मैंने आपको यहाँ पे ये बताया था, इसकी हम बात करें यहाँ पे। मान लीजिए कि डिफेक्टिव जीन लोकेटेड प्राइमरली ऑन द एक्स क्रोमोसोम, एग्जांपल हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है। देखिए, मेल्स हैव ओनली 1 एक्स क्रोमोसोम, जो हमें पता है। वाई और एक्स की हम बात करें तो एक्स जनरली रिसेसिव है, क्योंकि वाई अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, सीधी सी बात है। सिंगल डिफेक्टिव जीन कॉज द डिसऑर्डर। अगर यहाँ पे एक एक्स क्रोमोसोम जो मेल के पास है, अगर वो भी आपको डिसऑर्डर प्रेजेंट कर रहा है, कॉज कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वो सेक्स लिंक्ड तो है, बट वो एक्स लिंक्ड रिसेसिव है। ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पे दिखाई दिया रिसेसिव। अगर फीमेल नीड 2 डिफेक्टिव कॉपीज, सिंगल डिफेक्टिव कॉपी मेक्स हर नॉर्मल विजन कैरियर। मान लीजिए कि किसी भी फीमेल में हमें बताया कि जो एक्स और एक्स होता है, एक होगा जो होगा डोमिनेंट होगा, एक होगा रिसेसिव होगा। अगर यहाँ पे वो सिर्फ कैरियर है, उसमें कोई डिसऑर्डर हमें दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि फीमेल में जो हमें पता है, अगर हम मेंडल की भी लॉ की बात करें, तो यहाँ पर भी जो डोमिनेंट होगा वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। इसका मतलब है कि मान लीजिए कि यहाँ पे जो डिफेक्टिव कॉपीज है, ठीक है, वो यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे स्मॉल में है, जो भी आपका रिसेसिव है क्रोमोसोम, उस पे है डिफेक्टिव कॉपीज, तो सीधी सी बात है वो एक्सप्रेस नहीं होने वाला है। क्योंकि यहाँ पे एक्सप्रेस होने वाला है जो एक्स है, डोमिनेंट एक्स है, वही एक्सप्रेस यहाँ पे होने वाला है। ठीक है। या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं, जनरली अगर हम बात करें तो फीमेल में डोमिनेंट और जो कि हम बात करें रिसेसिव क्रोमोसोम नहीं होते,
वहाँ पे जो भी क्रोमोसोम होते हैं नॉर्मली दो क्रोमोसोम होते हैं, एक्स और एक्स, ठीक है। तो दो क्रोमोसोम में अगर एक में वो चीज हो रही है तो वो रिप्रेजेंट नहीं करे, अगर दोनों में डिफेक्ट है, ठीक है, तो तभी वो चीज एक्सप्रेस होगी, अगर एक में है तो वो एक्सप्रेस नहीं होगी, ठीक है। तो इसी चीज को आप समझ सकते हैं। मान लीजिए द सन ऑफ अ कैरियर वुमन हैज अ 50% चांस बी अफेक्टेड, तो इसका मतलब है कि वो सिर्फ एक ही क्रोमोसोम में है। यहाँ पे वो चीज आ गई पीडिग्री में कि अगर फीमेल के दोनों क्रोमोसोम एक्स, दोनों एक्स क्रोमोसोम, ठीक है, दोनों एक से अगर वो दोनों अगर डिसऑर्डर है, मतलब दोनों में अगर आपको जो अफेक्टेड है तभी फीमेल अफेक्टेड होगी, वरना वो अगर एक में ही है तो वो कैरियर ही होगी। बट जो डिफेक्टेड क्रोमोसोम है, अगर वही क्रोमोसोम जाके वाई के साथ लिंक्ड होके आपका जो भी मेल बनता है तो फिर वो पूरी तरीके से अफेक्टेड सन होगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे भी जो मेल की हम बात करें, वहाँ पे जो एक्स भी है, जो मेल को जो एक्स मिला है वो अफेक्टेड है। बल्कि यहाँ पे अगर हम बात करें जो फीमेल की, वहाँ पे सिर्फ एक ही एक्स जो अफेक्टेड है, मतलब कि वो कैरियर है। इनकी हम जीनोटिपिक की बात करें, जीनोटाइप की बात करें, तो यहाँ पर भी ये रिप्रोडक्शन करके उन्होंने उनके जो भी एक सन है और दो डॉटर है, तो आप देख लीजिए एक डॉटर के पास जो भी एक्स आया है, ठीक है, वो एक्स आया है अफेक्टेड कैरियर वाला, तो वो कैरियर है। एक जो यहाँ पे एक्स आया है वो एक्स आया है मेल से, उनके फादर से, तो वो ये यहाँ पे नॉर्मल है। और जो भी एक्स के साथ वाई मतलब कि यहाँ पे आने वाला है सन के साथ, तो वो पूरी तरीके से अफेक्टेड है। तो पीडिग्री में यही चीज चलती है, एक तो डोमिनेंट और रिसेसिव की। और अगर सेक्स लिंक की बात करें तो वाई लिंक तो सीधी सी बात है मेल में, अगर एक्स लिंक डोमिनेंट है तो वो आएगा फीमेल में, और अगर एक्स लिंक्ड जो है वो रिसेसिव है तो वो आएगा मेल में, यानी कि उसके सन में, ठीक है। फिर हम यहाँ पे बात करते हैं मेंडेलियन ऑटोसोमल डिसऑर्डर की। देखिए, डिसऑर्डर्स कॉज्ड बाय द म्यूटेशन ऑन नॉन सेक्स क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम की बात नहीं हो रही यहाँ पे, ऑटोसोमल क्रोमोसोम की बात करेंगे। तो फॉलोइंग स्टैंडर्ड मेंडेलियन इनहेरिटेंस, एग्जांपल थैलेसीमिया एंड सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। देखिए, थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया दोनों डिफरेंट चीजें हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए कि अगर हम बात करें हीमोग्लोबिन की, एक मिनट, ठीक है, तो हीमोग्लोबिन में ये क्या हो रहा है, अगर सिक्स्थ पोजीशन में जो कि जीएजी नॉर्मली है, नॉर्मल कंडीशन में ग्लूटामिक एसिड बन रहा है, ठीक है, नॉर्मल जीन में, अगर वो म्यूटेशन की वजह से जीयूजी यानी कि वेलिन बन रहा है, देखिए यहाँ पे दो पीछे के जो कोडोन है वो यहाँ पे चेंज हो गए, ठीक है, वेलिन बन रहा है। इसका मतलब क्या होगा, वहाँ पे म्यूटेशन हो गए, म्यूटेशन की वजह से जो भी आपको चेंजेस आ रहे हैं उस चेंज को हम बोलेंगे ऑटोसोमल डिसऑर्डर, क्योंकि सिक्स्थ पोजीशन के क्रोमोसोम पे हो रहा है। हम सबको पता है कि जो क्रोमोसोम सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वो आखिर में होते हैं, सिक्स्थ पोजीशन में ऑटोसोमल क्रोमोसोम ही होते हैं अगर यहाँ पे हम बात करें। और थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया की बात हो रही है, मतलब ह्यूमन बींग की बात हो रही है, होमो सेपियंस सेपियंस की। तो सिक्स्थ पोजीशन वाला क्रोमोसोम मतलब कि ये क्रोमोसोम ऑटोसोमल क्रोमोसोम है। अगर यहाँ पे अगर आपको ये मान लीजिए कि यहाँ पे ये आपको मेंशन ही नहीं कर रहे मेंडेलियन ऑटोसोमल डिसऑर्डर की बात, आपको मेंशन ही कहीं पे नहीं करे क्वेश्चन में, अगर आपको डायरेक्ट सिक्स क्रोमोसोम सिक्स पोजीशन दे दी या फिर कोई भी पोजीशन दे दी 23rd के अलावा, 20 नंबर ऑफ 23rd क्रोमोसोम, उसके अलावा फर्स्ट फर्स्ट क्रोमोसोम से 22nd क्रोमोसोम तक कोई भी क्रोमोसोम आपको दे दिया होता है, तो फिर उसमें समझ लीजिए कि वो जो चीज़ होती है वो चीज़ होगी ऑटोसोमल क्रोमोसोम की, ठीक है। तो ये चीज़ हमें समझनी है। और यहाँ पर जनरली जो मैंने आपको ऑटोसोमल डिसऑर्डर की बात की वो भी सही, और यहाँ पे जो सिक्स पोजीशन की बात हो रही है वो यहाँ के सिक्स पोजीशन की बात हो रही है कि ए बी 5 यहाँ पे आपको दिख रहे हैं जो भी न्यूक्लियोटाइड है वो। अगर इवोल्यूशनरी परसिस्टेंस की बात करें तो हार्मफुल एलेल लाइक सिकल सेल एचबीएस परसिस्ट बिकॉज हेट्रोजाइगस कैरियर एचबीए और एचबीएस पोसिस एंड एडेप्टिव सर्वाइवल एडवांटेज मलेरिया रेसिस्टेंस, वही चीज़ यहाँ पे होगी, ठीक है। तो अब हम बात करने वाले हैं, हाँ, व्हेन सेल डिवीजन फेल्स। देखिए, इसके लिए भी मैं जो नॉन डिसजंक्शन की बात कर रहा था, जो सेल डिवीजन में होता है वो वही यहाँ पे एनिप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी की बात हो रही है। जनरली पॉलीप्लॉइडी होता है एनिमल्स में नहीं होता, प्लांट्स में होता है, और अगर एनिमल्स में हो भी गया तो वो रेयर केस में होता है। अगर हम एनिप्लॉइड की बात करें तो मैं आपको थोड़ा डायग्राम से बता देता हूँ। देखिए, मान लीजिए कि एक सेल है,
ठीक है, ठीक है। यहाँ पे अगर जो भी डिवीजन हो रहा है, सेल डिवीजन हो रहा है क्रोमोसोम का, ठीक है, ऐसे हो रहा है, और ये हो गए। तो इसमें क्या हो गया कि अगर यहाँ से मैं, देखिए आपको सिंपल ही समझा रहा हूँ, मैं कोई प्रॉपर डायग्राम नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ। दो सेल डिवीजन हो गया, एक ऐसा हो गया कि जहाँ पे 3 चले गए क्रोमोसोम, एक हो गया यहाँ पे, एक ही क्रोमोसोम हो गया, इसे हम कहते हैं नॉन डिसजंक्शन। ठीक है, ये केस हो गया 2n-1, और ये केस हो गया 2n+1, यही चीज हो गई, इसे हम कहते हैं मोनोजोमी। ठीक है, इसे हम कहते हैं ट्राइजोमी। और जो एक 2n-2 वाला केस होता है उसे हम कहते हैं नलीजोमी। मतलब कि कोई ऐसा कि जहाँ पे अगर क्रोमोसोम ही नहीं है, सेल डिवीजन हो रहा है तब किसी सेल में, तो इसे, ये जो भी होता है वो नॉन डिसजंक्शन की वजह से होता है। और नॉन डिसजंक्शन तब होता है जब सेल डिवीजन होता है, जब सेल डिवीजन के टाइम पे जहाँ पे माइटोटिक और मियोसिस दोनों में नॉन डिसजंक्शन हो सकता है। ठीक है, दोनों के जो भी रिजल्ट होते हैं वो दोनों के रिजल्ट डिफरेंट होते हैं। तो नॉन डिसजंक्शन की वजह से जो भी हमारी चीज़ें हो रही है, ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे हो रही है एनिप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी की वजह से। जो ये मैंने आपको बात की 2n-2 ने हम कहते हैं मोनोजोमी, और 2n+2 जिन्हें हम कहते हैं ट्राइजोमी। ठीक है, तो ये फर्दर मैं आपको नॉन डिसजंक्शन वाली चीज़ें आगे भी बताने वाला हूँ। ठीक है, तो स्टे ट्यून विथ, उसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो ही बना दूंगा नॉन डिसजंक्शन और सेल डिवीजन के ऊपर। ठीक है, वो हमें बना, ठीक है। और पॉलीप्लॉइड की बात करें तो 3n 4n 5n जो भी हो, मल्टीप्लाइड जो भी क्रोमोसोम सेट होते हैं, ठीक है, वो जनरली प्लांट्स में होते हैं, ह्यूमन में रेयर केस में होते हैं। और इसी की वजह से जो भी डिजीज होती है वो डिजीज हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, ऑटोसोमल एन्यूप्लॉइडी, ये देखिए 21 नंबर के क्रोमोसोम पे हो रहा है तो ऑटोसोमल है। अगर यहाँ पे 2 क्रोमोसोम होना चाहिए पर यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 क्रोमोसोम है, यानी कि यहाँ पे ट्राइजोमी हो गया, 2n+1 हो गया, नॉन डिसजंक्शन यहाँ पे हो गया। ठीक है, ट्राइजोमी हो गया। तो इस सिंड्रोम को हम बोलेंगे डाउन सिंड्रोम, एन ऑटोसोमल डिसऑर्डर रिजल्टिंग इन द गेन ऑफ एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, फर्स्ट डिस्क्राइब बाय द लैंडन डाउन। ये साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने डिस्क्राइब किया, इसलिए उनके नाम से ही डाउन सिंड्रोम हो गया। बिकॉज इट अफेक्ट द ऑटोसोम एंड इट इफेक्ट बोथ मेल एंड फीमेल इक्वली, क्योंकि ऑटोसोम में तो सीधी सी बात है, मेल या फीमेल दोनों में इक्वली इसका इम्पैक्ट होगा क्योंकि ऑटोसोमल है। ठीक है, और दूसरी दो जो चीज़ है वो एक क्लिनफेल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम। जनरली ये दोनों सेक्स क्रोमोसोम में डिसरप्शन की वजह से हो रही है, जबकि डाउन जो भी सिंड्रोम है वो ऑटोसोमल में हो रहा है। देखिए, नॉन डिसजंक्शन जो मैंने अभी आपको बात की, अफेक्टिंग द एक्स और वाई क्रोमोसोम्स रिजल्टिंग इन द स्टेराइल इंडिविजुअल विथ मिक्स्ड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। देखिए, यहाँ पे एक्स और वाई सिर्फ इतना ही होना चाहिए पार्ट, बट एक एक्स क्रोमोसोम है। देखिए, अ स्टेराइल मेल पोसेसिंग एन एक्स क्रोमोसोम, अगर आपको एक्स क्रोमोसोम ज़्यादा आ गया तो जो मेल ओरिजिनली फर्टाइल होना चाहिए था वो स्टेराइल हो गया। अगर यहाँ पे सिर्फ एक्स वाई ही होता तो यहाँ पे जो 47 की बदले 46 यहाँ पे क्रोमोसोम होते। ठीक है, मतलब उनकी हम बात करें 23 सेट हो गए और 46 क्रोमोसोम हो गए। और लीड्स टू एक्सप्रेशन ऑफ द सम फेमिनिन कैरेक्टरिस्टिक, जो फेमिनिन कैरेक्टरिस्टिक है सम, वो उसमें कुछ दिखाई देगी, कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक या फिर ट्रेड के जो फिजिकल अपीयरेंस में या फिर कुछ फिनोटिपिकली आपको दिखाई देंगे उस पर्टिकुलर पर्सन में। अगर हम बात करें टर्नर सिंड्रोम की, तो टर्नर सिंड्रोम में देखिए फीमेल में होता है तो एक एक्स, यहाँ पे ओरिजिनली एक्स एक्स होना चाहिए था, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, एक्स और एक्स होना चाहिए था। अगर डबल एक्स है तभी यहाँ पे वो फीमेल होते हैं, बट यहाँ पे उसकी वजह से जो क्रोमोसोम नंबर है वो 46 के बजाय से 45 है। और स्टेराइल फीमेल लेकिंग 1 एक्स क्रोमोसोम जिन्हें हम मोनोजोमी कहते हैं। ठीक है,
सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, एग्जिबिट एन एब्सेंस ऑफ द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। तो इसमें भी जो भी फीमेल के कुछ कैरेक्टर्स या फिर ट्रेट हो गए या फिर कुछ फिजिकल अपीयरेंस हो गए, उसमें कुछ आपको चेंजेस दिखने को मिलेगी इस पर्सन में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एक तो वो सेक्सुअल कैरेक्टर्स है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स वो एब्सेंस है, इसलिए इसकी वजह से, और ये फीमेल स्टेराइल है। तो याद रखिएगा, अगर आपको कहीं में भी नीट में क्वेश्चन आते हैं कि XXY कौन सा सिंड्रोम है, अगर आपको यहाँ पे ऑप्शन दे दिए डाउन सिंड्रोम, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, फिर टर्नर सिंड्रोम और दूसरे भी सिंड्रोम से, तो कौन सा है, तो आपको ये टिक करना है। या फिर कि किस तरीके से है, क्या वो स्टेराइल है या मेरा फर्टाइल या कुछ ऐसा आपको क्वेश्चन में आ जाए, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में, तो हो सकता है। क्योंकि देखिए अब नीट स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ज़्यादा दे रहा है, अगर आप ओवरऑल एनालिसिस करें तो उसमें स्टेटमेंट आपको दे सकता है कि क्या जो XXY है उसमें 47 क्रोमोसोम होते हैं, XXY में 46 क्रोमोसोम होते हैं, 45 होते हैं, वो मेल होते हैं, ब्रैकेट में आपको ऐसे मेल या फीमेल दे के दे सकते हैं। फिर स्टेराइल फर्टाइल वाला आपको साथ में स्टेटमेंट में लिख के दे सकते हैं, और वो पूछ सकते हैं कि भाई बिलो द विच ऑप्शन इज द करेक्ट, ठीक है, या फिर कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है, या फिर कितने स्टेटमेंट किस तरीके से, ठीक है। और टर्नर सिंड्रोम में भी हो सकते। दूसरे और कई डिसऑर्डर्स है जो कि क्रोमोसोम में क्रोमोसोम के नंबर में चेंजेस होने से हो रहे हैं, जो चीज़ मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के इसी चैनल पे आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। देखिए मैं न्यूमेनिक्स जो होती है ट्रिक वाली वीडियो, न्यूमेनिक्स वाली वीडियो, उसकी भी मैं एक सीरीज बनाने वाला हूँ। यहाँ पे अलग अलग न्यूमेनिक्स आते हैं, ठीक है, वो आपको दिखाई मतलब आपको मिलेंगे। जैसे कि मैं अगर आपको यहाँ पे बात करूँ तो कौन कौन से मैं न्यूमेनिक्स की बात कर रहा हूँ, एक मिनट। ठीक है, कहाँ कहाँ पे आपको न्यूमेनिक्स की ज़रूरत है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए एक तो मैं आपको सेक्स डिटर्मिनेशन पे एक कॉन्सेप्चुअल जो भी चीज़ है क्रिस को टॉपिक्स करके आपको वीडियो बनाने वाला हूँ। फिर एक सेक्स क्रोमोसोम का डिसऑर्डर वाला वीडियो आपको बनाने वाला हूँ। फिर पेडिग्री एनालिसिस का आपको वीडियो बना के देने वाला हूँ, ठीक है। और जो दूसरी चीज़ें होती है लिंकेज वाली, मैं चीज़ें आपको बना के दूंगा कि लिंकेज किस तरीके से होता है, रिकॉम्बिनेशन कैसे होता है, उसके सम्स भी आपको मैं एक वीडियो में बना के दूंगा, ताकि अगर नीट में थोड़ा डेप्थ में आपको अगर क्वेश्चन आते हैं तो आपको वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया। अगर और न्यूमेरिक्स को भी जो क्वेश्चन होते हैं, मतलब कि आपको तो जो मोलिकुलर बायोलॉजी का पोर्शन है, हालांकि जीनेटिक्स और मोलिकुलर बायोलॉजी एक ही है, और उसका भी जो पोर्शन है डीएनए आरएनए वाला, वहाँ पर भी जो न्यूमेरिक्स होते हैं, कहीं भी अगर कहीं पे भी आपको ज़रूरत पड़ी, जैसे कि ए डीएनए, बी डीएनए, टाइप ऑफ डीएनए में होते हैं, फिर वो डीएनए का जो भी विथ है वो किस तरीके से होता है, उसमें कैसे चेंजेस होते, जैसे कि कितने नैनोमीटर का उसका चेंजेस होता है, क्या क्या उसमें उसकी साइज़ की हम बात कर रहे हैं। फिर अगर सेल डिवीज़न की बात करें तो जो सेल साइकिल डिवीज़न में जो आपको चीज़ें मिलने को मिलती है, या फिर आपको हम बात करें कि सेल्स रेगुलेशन में जो हमें दिखने को मिलता है कि भाई CDK हो गया, फिर कौन सी साइक्लिन हो गई, साइक्लिन 4, 6 है, उस सभी में मैं आपको न्यूमेरिक्स बना के दूंगा, शॉर्ट वीडियोस आपको प्रोवाइड करूंगा। हालांकि जो मैंने आपको बात की थी कि एम्स एक्सप्रेस, जो कि हमें एम्स दिल्ली तक हमको जाना है नीट क्लियर करके, तो उसका ये पहला लेक्चर मैंने अपलोड किया है। मैं पहले जीनेटिक्स कंप्लीट करूंगा, उसके बाद मैं आपका लेने वाला हूँ ह्यूमन फिजियोलॉजी, उसके साथ साथ आपको इकोलॉजी लूँगा, क्योंकि फिर बायोटेक्नोलॉजी, ये 4 जो यूनिट है वो आपके नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैं दूसरे जो भी यूनिट हो गए प्लांट फिजियोलॉजी या सेल डिवीज़न वगैरह लूँगा। या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि एक टफ यूनिट और एक मॉडरेट यूनिट दोनों को कॉम्बिनेशन करके भी ले सकते हैं, कि इसके बाद मैं सेल डिवीज़न या फिर प्लांट फिजियोलॉजी का यूनिट भी ले लूँ। तो उस तरीके से हम इस चीज़ को सेट करेंगे। देखिए, और मैंने जो आपको बताया था कि मैं एनिमेटेड वीडियो भी लाने वाला हूँ बहुत जल्दी इसी चैनल पे, तो इसी चैनल के साथ आप जुड़े रहिए, ठीक है। आप सब्सक्राइब करिए विजन एक्सेस बायोलॉजी को, ताकि आपको रेगुलरली न्यू अपडेट वीडियो के मिलते रहे, ठीक है। और आप एक ऐसी चीज़, ऐसी कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे विजुअलाइजेशन करके, कि जो हमें एट द मतलब एग्जामिनेशन हॉल तक हमें मदद करेगी, ठीक है। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि इस पीपीटी में मैंने आपको कितनी अच्छी डायग्राम्स दी है, कितने अच्छे चार्ट्स दिए, कि इस तरीके से उसको डिफ्रेंशिएट किया है,
ताकि आप अच्छे से समझ सके। जैसे कि यहाँ पे क्लीन फिल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम को साथ साथ में रखा है, जिसकी वजह से आप अच्छे से समझ सके। फिर हम बात करें एन्यूप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी को साथ में यहाँ पे मैंने रखा है। फिर और चीज़ को हम बात करें तो मैंने जो भी आपको चीज़ें है जो भी पेडिग्री एनालिसिस उन सबको मैंने आपको हैंड रिटन यहाँ पे समझा दिया है सभी चीज़ें को। तो ठीक है, तो उस तरीके से हम यहाँ पे डेप्थ में भी जाने वाले कुछ ऐसे वीडियोस में आपको बनाऊंगा जहाँ पे पेडिग्री एनालिसिस और सभी चीज़ें आपको डेप्थ में भी और मिलेगी और विजुअल एक्सपीरियंस कर ले। तो जुड़े रहिए विजुअल एक्सेस बायोलॉजी के साथ एंड एक्सप्लोर द अनसीन। थैंक यू।